हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपके इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड रहने वाली है। ये क्लास आपके एचटेट को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसके साथ साथ मान लो अगर आप सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी ये क्लास इक्वली हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ये जरूर आपके लिए यूजफुल रहेगी। इससे पहले हम बहुत सारी क्लासेस जो है वो कर चुके हैं, शायद 4 से 5 क्लासेस जो है वो हम इंग्लिश पेडागोजी की कर चुके हैं। शायद 3 या 4 क्लासेस हुई है इंग्लिश पेडागोजी की। तो अगर मान लो आपने वो नहीं देखी है तो आप जरूर देखेगा, वहां से आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो समझ में आएंगे और वो आपके एग्जाम में आने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मान लो किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना रखे, वहां से आप उन क्लासेस को चेक कर सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। अगर मान लो आपको सीडीपी के और ये इंग्लिश एंड हिंदी पेडागोजी के नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये ओनली 99 रुपीज में आपको मिल रहे हैं और आपका 60 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जो 99 प्राइस है ये ओनली दिवाली तक है। दिवाली के बाद इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अगर किसी को परचेज करने हैं तो वो कर सकता है। एंड अब स्टार्ट कर देते हैं हम इंग्लिश पेडागोजी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना। इससे पहले हम ये इंटोनेशन और ये सारा पढ़ चुके थे, जैसे स्कीमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, ट्रांसक्राइबिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग क्या होता है, वो सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज जो हमारी क्लास है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें जितने पॉइंट हम पढ़ेंगे वो आपके बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड रहने वाले हैं और ये ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो, जैसे अब पेडागोजी तो आपके सिलेबस में अभी ऐड हुई है, लेकिन सीटेट में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन ना आया हो। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे साउंड्स होती है, टोटल साउंड कितनी है, वोवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी है, तो इन सबको हमारा जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं साउंड में। साउंड में ये जो सबसे छोटी यूनिट है इसे हम फोनिम कहते हैं। तो फोनिम क्या है, ध्वनि की स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये PYQ क्वेश्चन भी है सीटेट का। तो फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। तो साउंड की सबसे छोटी यूनिट पूछी जा सकती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फोनिम कहते हैं। तो साउंड की सबसे छोटी यूनिट पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, फोनिम को टिक कर देंगे। अब हम इंग्लिश में टोटल साउंड्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता है आपके इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन अगर हम साउंड्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर कितनी साउंड है, 44 साउंड्स हैं, जिसमें से आपके 20 तो क्या है, वोवल साउंड है और 24 क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अब ये हम अगर मान लो इसका टोटल भी करते हैं तो हमारे पास में टोटल साउंड्स कितनी आ जाती हैं, यहाँ पर 44 साउंड आ जाती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन बन जाता है आपका कि टोटल साउंड्स जो है वो कितनी है। तो टोटल साउंड कितनी है आपके यहाँ पर, 44 जो है वो क्या है, टोटल साउंड्स हैं। इसमें से आपके 20 वोवल हैं और 24 क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर हम प्रोड्यूस्ड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर अल्फाबेट की बात लिखी है मैंने। आपके अगर अल्फाबेट की बात हो तो अल्फाबेट आपके यहाँ पर 26 लेटर्स हैं। A to Z अगर आपसे अल्फाबेट पूछे या लेटर्स पूछे तब आप क्या टिक करेंगे, 26 टिक करेंगे। अब यहाँ पर वोवल साउंड की बात कर लेते हैं। आपके यहाँ पर 20 वोवल साउंड है, लेकिन अगर टोटल वोवल की बात की जाती है तो 5 वोवल है। यहाँ पर साउंड की बात हो रही है, मैं आपको साउंड के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर वोवल साउंड जो है वो 20 है, लेकिन हमारे पास में वोवल कितने हैं, ओनली 5 हैं। ये वोवल्स आपको पता होंगे, A E I O U। ये तो छोटी क्लासेस में ही आ जाता है। आपने देखा होगा आजकल तो LKG UKG में भी बच्चों को वोवल्स के बारे में पढ़ाने लगे हैं। कहाँ हम 4th-5th क्लास में इनके बारे में पढ़ते थे। तो यहाँ पर जो वोवल्स हैं वो कितने होते हैं, 5 वोवल्स है, जिसमें से A है, E है, I O U है। लेकिन अगर इनकी साउंड की बात की जाए तो इनकी 4 गुना साउंड है, यानी कि 20 साउंड्स है। वोवल साउंड्स कितनी है, 20 है। अब हम कॉन्सोनेंट की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो कितनी है, 24 है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की बात करें तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 है, क्योंकि 5 हमारे पास वोवल हो जाते हैं और 21 क्या हमारे पास में टोटल कॉन्सोनेंट है। और वैसे मैंने आपको क्या बताया है, साउंड कितनी है, 44 है। तो एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप इसको भूले नहीं। अभी मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास टोटल साउंड की बात की हमने। सबसे पहले किसकी बात की, टोटल साउंड की। तो टोटल साउंड कितनी है हमारे पास में, 44 है।
ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। इसके बाद मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मतलब अगर हम नंबर ऑफ अल्फाबेट की बात करें या लेटर्स की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ अल्फाबेट और लेटर कितने हैं, 26 है, जिसमें से आपको पता है 5 हमारे वोवल है और 21 क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है। ये तो हो गई हमारी सिंपलर फॉर्म की बात। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद जो मेन पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उनकी बात कर लेते हैं। तो वोवल की बात करेंगे तो इसकी 4 गुना साउंड है, यानी कि 20 साउंड्स किसकी हैं, वोवल्स की हैं। और यहाँ पर अगर मान लो हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट कितने हैं, 24 है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 साउंड हो जाएगी। तो यहां तक समझ में आ गया। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया है, नंबर पहले तो मैंने आपको टोटल साउंड बताई 44, ठीक है। इसके बाद सेकंड में मैंने आपको बताया नंबर ऑफ लेटर्स कह लो या नंबर ऑफ अल्फाबेट कह लो, तो वो कितने थे हमारे पास में, 26, तो 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद मैंने बताया था कि 5 हमारे पास कॉन्सोनेंट है और इसके साथ साथ 5 हमारे पास वोवल है और 21 क्या हमारे पास में कॉन्सोनेंट है। पर इनकी साउंड जो एग्जाम में पूछी जाती है उनको हमें याद रखना है। तो वोवल हमारे पास 5 थे लेकिन साउंड क्या उसकी 4 गुना है, यानी कि 20 क्या उसकी साउंड है। इसके बाद में 21 हमारे पास में कॉन्सोनेंट थे लेकिन उससे यहाँ पर 3 ज्यादा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है, यानी कि 24 साउंड्स है। और ये टोटल मिलकर कितनी हो जाती है, 44 हो जाती है। तो यहां तक आपका मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा और ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सोचेंगे कि मैं तो बार बार रिपीट करा रही हूँ, बार बार रिपीट आपके फायदे के लिए है, क्योंकि ऐसे आप इसको याद रखेंगे एग्जाम टाइम पर ना, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको याद आएगा कि हमने वहां पर बार बार रिपीट किया था, अब हमें याद है। अदरवाइज मान लो आपको मैं बस एक बार पढ़ा दूं, इसको रिलेट ना करके बताऊं, तो आप उसको भूल जाएंगे, तो उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो किसी भी टॉपिक पर, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद करो, ताकि एग्जाम टाइम में जब हम उसे करने बैठे तो हमारे माइंड में एकदम से ऑप्शन देखते ही क्लिक हो जाए कि हमने उस क्लास में ये वाला टॉपिक पढ़ा था। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको इस क्लास में पढ़ने के साथ साथ ही टॉपिक याद भी हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बता दिया है, ये सारे पॉइंट अब हम यहाँ तक के पढ़ चुके हैं। तो स्मॉलेस्ट साउंड क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, फिनोम टिक करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद टोटल साउंड्स 44 है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेटर्स 26 है, वोवल साउंड 20 है और वोवल 5 है, कॉन्सोनेंट साउंड 24 है और कॉन्सोनेंट 21 है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डाइप्थोंग्स की। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, डिप्थोंग्स जो ये डी का वर्ड हो या फिर बाई वर्ड हो, ये किसके लिए यूज होता है, जहां पर भी हम किसी न किसी 2 वर्ड्स का यूज कर रहे हैं या किसी 2 चीजों का यूज कर रहे हैं, वहां पर हम क्या लगा देते हैं, तो डाई लगाते हैं या बाई लगा देते हैं। तो वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि ये जरूर किसी न किसी 2 चीजों के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। तो डाइप्थोंग्स की बात करें हम, जिसमें 2 वोवल की साउंड आती है, तो वो क्या होते हैं, डाइप्थोंग्स होते हैं, डिप्थोंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके डिप्थोंग्स है जिसमें 2 वोवल की साउंड हो। तो डिप्थोंग्स में कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, वोवल की बात कर रहा है। तो जिसमें 2 वोवल हो, यानी कि जिसमें 2 वोवल्स की साउंड होती है, या फिर हम इसे ग्लाइडिंग वोवल्स भी कह देते हैं, यानी कि जो ग्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उसे क्या कह देते हैं, हम डिप्थोंग्स कह देते हैं, जिसमें 2 वोवल होते हैं, जिसमें 2 वोवल की साउंड होती है। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ये 2 मतलब उस यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं, कोइन है, लाउड है, डाई है, जहां पर 2 वोवल एक साथ देखने को मिलेंगे। तो जहां पर भी आपको 2 वोवल्स एक साथ देखने को मिले वो क्या होता है, आपका डाइप्थोंग्स होता है। जैसे डी आई ई 2 वोवल एक साथ है। लाउड, अब यहाँ पर ओ यू क्या है, 2 वोवल एक साथ है। कोयन 2 वोवल क्या है, एक साथ है। तो यही बात यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की गई है। डाइप्थोंग्स वो होता है जहां पर 2 वोवल एक साथ में होते हैं। तो यहां तक के पॉइंट समझ गए होंगे आप। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिक्यूलेटर्स पर। एनी वोकल ऑर्गन दैट टेक पार्ट इन द पंचुएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच एंड साउंड, वो हमारा वोकल ऑर्गन जो क्या करता है, उसमें भाग लेता है स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने में, क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसे क्या कहते हैं, आर्टिक्यूलेटर कहते हैं। तो कोई भी हमारा वोकल ऑर्गन जो पार्टिसिपेट कर रहा है स्पीच को प्रोड्यूस करने में, उसे क्या कह देते हैं, आर्टिक्यूलेटर कहते हैं। मतलब वो वाला हमारी बॉडी का वो वाला ऑर्गन जो क्या करता है, स्पीच को या फिर बोलने को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। मैं बोल रही हूं तो मेरा कौन सा वोकल ऑर्गन, ये वाला वोकल ऑर्गन काम कर रहा है, तो ये क्या हमारा आर्टिक्यूलेटर है। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है।
इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, फिनोम और मॉर्फोन। ये आप चाहे इस पर डबल क्या ट्रिपल स्टार लगा लो, तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाला है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्या है, सिंटैक्स है। हमने सबसे पहला क्या यूज किया, सबसे पहले वाला क्या है, सिंटैक्स है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ रूल, स्ट्रक्चर। मतलब जैसे सिंटैक्स आप लिखते नहीं है एक तरीके से रूल की फॉर्म में, जब हम इसे लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा सिंटैक्स बन जाता है। जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे हम कई बार कह देते हैं राम इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक सिंटेक्स की फॉर्म में लिखा गया है। यानी कि जो रूल्स की फॉर्म में लिखा जाए वो क्या होता है, सिंटेक्स होता है। जहां पर कोई ना कोई रूल फॉलो होगा और उसका एक मीनिंग निकलेगा तो उसे हम क्या कह देंगे, सिंटेक्स कह देंगे। तो सिंटेक्स क्या होता है, जो एक रूल के सहारे से लिखा जाता है या एक रूल की फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो क्या बन जाता है, सिंटेक्स बनता है। अब हम सिमेंटिक्स की बात कर लेते हैं। सिमेंटिक वो होता है जिसकी कोई ना कोई अर्थ निकले, ठीक है ना। यहाँ रूल की बात नहीं कर रहा, सिमेंटिक में किसकी बात कर रहा है, ये मीनिंग की बात कर रहा है। तो सिमेंटिक मीनिंग से रिलेटेड है, लेकिन अगर सिंटेक्स पूछता है तो वो रूल से रिलेटेड है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर मैंने आपको बताया सिंटेक्स और सिमेंटिक। सिंटेक्स में मैंने आपको बताया है रूल से रिलेटेड होगा, एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसके बाद मैंने आपको सिमेंटिक बताया है। सिमेंटिक होता है स्टडी ऑफ मीनिंग या सेंस, जो सेंस दे या फिर उसका कोई मीनिंग हो। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिनोम और मॉर्फोम। फिनोम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या होती है, फिनोम होती है। जैसे कई बार हम ये लिखते हैं CH, PH, TH, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसके, साउंड की सबसे छोटी यूनिट है। इसके बाद मॉर्फोम की बात कर लेते हैं। तो मॉर्फोम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, मीनिंग का सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मॉर्फोम होती है। तो यहां मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया सिंटेक्स, इसके बाद मैंने आपको बताया सिमेंटिक्स, इसके बाद मैंने आपको बताया फिनोम, एंड देन मैंने आपको बताया है मॉर्फोम। सबसे पहले सिंटेक्स होता है जो रूल की फॉर्म में लिखा जाता है। सिमेंटिक होता है जिसका कोई मीनिंग होता है। फिनोम होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। मॉर्फोम होती है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, होमोग्राफ पर। होमोग्राफ होता है सम रिटन फॉर्म बट डिफरेंट मीनिंग, यानी कि जो सेम फॉर्म में लिखी जाती है, जो लिखने में बिल्कुल सेम होती है, उनकी स्पेलिंग सेम होती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, होमो। होमो का मतलब जो होता है ना, वो एक मतलब किसी सेम काइंड को दिखाता है। ग्राफ मैंने क्या होता है, लिखना, तो यहां से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। होमो मैंने सेम हो गया, ग्राफ मैंने लिखना, जो क्या हो, सेम लिखी जाए, ठीक है ना। यानी कि जिनकी स्पेलिंग क्या है, सेम है, लेकिन उनको जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उनकी, तो उनकी जो साउंड है और उनका जो उनका मीनिंग है वो क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ से आप ना इनके क्वेश्चन मतलब इनको अलग अलग करके भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इनके मीनिंग। और ये बहुत कंफ्यूजिंग से लगते हैं लेकिन बहुत ईजी होते हैं। तो होमो ग्राफ की बात हो रही है, ग्राफ आपका लिखने से रिलेटेड हो गया, होमो आपका सेम से रिलेटेड हो गया। तो सेम राइटिंग फॉर्म जिसकी हो उसे हम होमोग्राफ कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये ना एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में दे देगा ऐसे एक अक्षर लिख कर दे देगा, मतलब ऐसे एक ऑप्शन बना कर दे देगा, लीड, लैड, और यहाँ पर और अदर स्पेलिंग्स लिख देगा और पूछेगा कि बताइए किसका एग्जाम्पल है, होमोफोन का है, होमोग्राफ का है, बताओ किसका एग्जाम्पल है। तो आपने अगर मानो अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप इसे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराएंगे, अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, अच्छे से सुना नहीं है। देख लेना, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, तब आपको जाकर ये समझ में आएगा। तो होमो मैंने सेम होता है, ग्राफ मैंने राइटिंग। तो यहाँ पर देखो दोनों की स्पेलिंग आपको सेम दिख रही है, एक मैंने लीड लिखा है और एक मैंने लेड लिखा है ना। तो लेड, यहाँ पर लेड जो है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या है, मेटल है। लीड का मतलब क्या होता है, लीडरशिप करना, नेतृत्व करना। तो अब यहाँ पर दोनों के मीनिंग अलग हैं लेकिन दोनों की स्पेलिंग्स जो है वो सेम है, हमने उसने सेम फॉर्म में लिखा है। तो ये होता है आपका होमोग्राफ। इसके बाद हम चलते हैं होमोफोन पर। अब यहाँ पर होमो फिर से सेम हो गया और फोन किसको दिखाता है, साउंड को दिखाता है। अभी मैंने फोनिक बताया था ना, साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो होमो और साउंड मतलब फोन, फोन मैंने साउंड, जिनकी साउंड क्या होती है, सेम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन कहते हैं। साउंड सेम होएगी लेकिन उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगा, उसकी जो स्पेलिंग है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, सिर्फ उसकी साउंड सेम होती है। जैसे टू टू बोल देते हैं हम, ये क्या है, टू है और ये भी क्या है, टू है, तो हमें पता नहीं लगता, इसको टू नहीं बोलते, टू ही बोलते हैं इसे, ठीक है ना। कई लोग इसे टू बोलते हैं, टू नहीं होता, ये टू होता है। तो इसकी साउंड क्या है, यहाँ पर इनके मीनिंग भी अलग है और इनकी स्पेलिंग्स भी अलग है, लेकिन ये बोलने में सेम, इनकी जो साउंड है वो सेम है।
तो फोन जहां भी दिखेगा होमोफोन हो गया, सेम साउंड से, होमोग्राफ सेम राइटिंग से, ठीक है, सेम स्पेलिंग से। इसके बाद होमोनिम, होमोनिम की बात कर लेते हैं। देखो अगर मान लो अभी ये क्वेश्चन में आ जाए, आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसे टिक नहीं कर पाएंगे। ये देखो होमोनिम, होमोनिम होता है यहाँ पर सेम, और यहाँ पर जो बोले भी सेम और इसकी स्पेलिंग भी सेम। तो निम, निम से आप याद रखेंगे स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर होमो यानी कि जिसको हम बोलते भी सेम है, जिसकी स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन उनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। होमोनिम ये क्या है, होमोनिम है। लेकिन होमोग्राफ में क्या था, होमो में हम सेम लिख रहे थे, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, जो साउंड थी वो अलग थी। जैसे मैंने आपको बताया था लीड और क्या बताया था लेड, है ना, इन दोनों की साउंड भी अलग अलग थी। लेकिन होमोनिम और होमोनिम क्या होता है, जो हम बोलते भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम होती है, साउंड भी सेम होगी, स्पेलिंग भी सेम होगी, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे यहाँ पर सूट है, एक सूट है और एक सूट है, दोनों ही सूट है, बट इनके डिफरेंट क्या है, मीनिंग अलग अलग है। जैसे एक तो सूट पहनने वाला हो गया, एक हम किसी को कहते हैं वाह तेरे पे तो ये सूट बड़ा सूट कर रहा है ना, तो एक वो सूट हो जाता है। तो ये क्या है, होमोनिम होता है। इसके बाद पैराफ्रेजिंग, जो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था पैराफ्रेजिंग के बारे में, कि मान लो अगर हम अपनी ही बात को किसी आसान भाषा में प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर हम कहीं से मूवी देख कर आए हैं, कहीं किसी से कहानी सुन कर आए हैं, और हम इसको अपने शब्दों में सिंपलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, तो हम उसे क्या करेंगे, अपने वर्ड में कहेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको बता देंगे। तो वो क्या होता है, पैराफ्रेजिंग होता है। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नोट टेकिंग पर। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग दोनों अलग अलग बातें हैं। नोट टेकिंग होता है जैसे टीचर बताए उसका इंपॉर्टेंट नोट कर लिया। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको। अब मान लो अब भी मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता जाएगा वो आप क्या करते जाएंगे, अपनी नोटबुक में नोट करते जाएंगे। आप कहीं से भी पढ़ते होगे तो अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठते होगे, तो जब भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता होगा वो आप क्या करते होगे, नोटबुक में लिख लेते होगे, ताकि एग्जाम टाइम में आपको काम आ जाए। तो इसे क्या कहते हैं, नोट टेकिंग कह देते हैं। तो नोट टेकिंग होता है जैसा टीचर ने बताया है, हमने उसको वैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो नोट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टिप्स ऑफ नोट मेकिंग। हमें नोट मेकिंग जो बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। राइट ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो मैं आपको नोट्स बनाकर दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पूरी बुक छाप दूंगी। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ऐसे कहेंगे इसमें तो बहुत कम है, अपने तो ये टॉपिक ऐड नहीं किए, अपने तो ये ऐड नहीं किए। तो नोट्स का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट है ओनली वही लिखा जाए। दैट डजंट मीन कि आप पूरी की पूरी बुक छाप दें नोट्स में। तो नोट्स में आपको क्या लिखना है, ओनली वही लिखना है जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसमें आप कोई फ्रेज यूज कर सकते हैं, वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो शॉर्ट फॉर्म में कुछ याद होता है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट लिख देंगे SPCF। ये मैंने आपको पियाजे की थ्योरी में बताया था, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, प्री कन्वेंशनल एंड फॉर्मल, सॉरी यहाँ पर आएगा सेंसरी मोटर स्टेज है, ये प्री कॉन्वेंशनल है, फिर कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल है ये, ठीक है ना। तो ये ऑपरेशनल वाली है, फिर कॉन्क्रीट एंड देन फॉर्मल है। तो जब आपको ये याद रखना होता है ताकि आपको ये सिंपलर फॉर्म में याद रहे, तो अब आप क्या करते हैं, इसको एक मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बनाकर लिख लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे। तो आप क्या करते हैं, नोट्स बनाते हुए अपने फ्रेज यूज करते हैं ताकि आपके जो नोट्स हैं वो बहुत मतलब थोड़े नोट्स बने। ये नहीं है कि पूरी की पूरी गाइड भर दी आपने, तो वही क्या होता है, आपके नोट्स होते हैं। तो यूज फ्रेज एंड वर्ड्स, इसमें क्या यूज करेंगे, आप फ्रेज का यूज करेंगे, वर्ड्स का यूज करेंगे, या फिर आप किसी ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, वहां पर उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। फॉलो ए पैटर्न इन ग्रामेटिक फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। मतलब आप क्या कर सकते हैं, ग्रामेटिक जो फॉर्म होती है उसका एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो कर सकते हैं लिखते हुए। तो यहाँ पर मैंने आपको नोट टेकिंग बताया है कि आप नोट टेक कैसे कर सकते हैं। जब आपको टीचर पढ़ा रहा है तब आपको नोट्स जो है वो कैसे बनाने हैं, ये सब बातें हैं। इसके बाद नोट मेकिंग की बात करते हैं। जब आप घर पर पढ़ रहे हैं तो आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे कहीं ना कहीं से, तो यहाँ पर इसका मतलब है इट इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एंड सिंथेसाइजिंग आइडियाज। इसमें नोट मेकिंग अब आप अपने आप खुद से बनाएंगे, ये नहीं है कि आपके टीचर आपको बोल रहे हैं एंड देन आपको तब बनाना है। नोट मेकिंग होता है अपने खुद के नोट्स बनाना। अब
जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, देन आप अपने नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद मान लो आपने कभी किसी बुक से पढ़ा, बुक से पढ़ने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो अपनी अपनी भाषा में लिख लिए, तो वो क्या होगा, आपका नोट मेकिंग होगा। नोट टेकिंग होगा जब आप टीचर पढ़ा रहा है एंड देन आप जब पढ़ रहे हैं, तो वो नोट टेकिंग होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, तो ये आपको याद रखना। नोट टेकिंग टीचर से रिलेटेड है, टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करेंगे। नोट मेकिंग होता है जो हम खुद से अपनी भाषा में कुछ भी लिख दें, वो नोट मेकिंग होता है। तो यहां तक दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी उम्मीद कर रही हूं मैं आपको कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कुछ मेथड्स दिए गए हैं, ये मेथड्स देखते हैं एक बार कितने लेंथी हैं एंड देन फिर देखेंगे हमें आज की क्लास में करने हैं या कल की क्लास में करने हैं। तो आपकी क्लास तो लेंथी ही है, बट सोच रही हूँ मैं आपको करा देती हूँ। वैसे ज्यादा सिलेबस नहीं है आपका, ये आपका बहुत कम ही सिलेबस है, तो देख लो आप आज की क्लास में इतना ही पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी मैं आपको एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कल की क्लास में हो जाएगा। इसके बाद ना हमारी 4 या 5 क्लासेस और रहेंगी आपकी इंग्लिश पेडागोजी की, तो ये बहुत कम है एंड देन आपकी इंग्लिश पेडागोजी आराम से कंप्लीट हो रही है। सारा एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इतना ही पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट है, और इसमें कंफ्यूजन अगर आपको एक बार क्रिएट हो गई तो आप अपने आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर लोगे। इसलिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ लो एंड देन नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारे मेथड्स पढ़ा दूंगी। इसके बाद हमारी 3 से 4 क्लासेस और बनेंगी, वो मैं आपको करा दूंगी एंड देन हम हिंदी पेडागोजी कर लेंगे। और आप क्या करेंगे, अपने इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट होने के बाद इन नोट्स को रीड करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रीड करेंगे, एक बार नहीं बार बार इसको रीड करना है। रीड करने के बाद आप इनकी जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी आई है एंड देन अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा। ठीक है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो एंड देन प्रैक्टिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आपके एग्जाम टाइम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है, आपको प्रेशराइज नहीं होना है, तो तभी मैं आपको कह रही हूं अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।